हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जो लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली है स्विंग ट्रेडिंग पे, उस पे लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया है। जो ये वाली वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग एडवांस ईएमए स्ट्रेटजी, मैं स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करता नहीं हूँ ज़्यादा, बट जब ये मैंने सोचा एक वीडियो डाल के देखते हैं, एक वीडियो डाली तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो क्यों ना इसी का एक मॉडिफाई वर्जन पार्ट 2 तो मैंने सोचा आपके सामने अपलोड करना चाहिए। एंड ये वाला सेटअप तो क्या है, कम से कम अगर आप हर मंथ देखोगे, मैन्युअली सर्च करोगे, तो आपको कम से कम 100 स्टॉक ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे, है ना। 100 स्टॉक में आपको एंट्री मिलती हुई दिख जाएगी। बट हमें क्या करना, हमें 100 में से और ज़्यादा फिल्टर करने हैं, 4 5 10 स्टॉक निकाल के लाने हैं जिनमें हम एंट्री ले सकें, है ना। 100 स्टॉक तो कोई बाय नहीं कर सकता, 100 क्या मैं बोलूँगा 10 से भी कोई बाय नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि 100 में से हम 1 या 2 या 3 जो टॉप 3 स्टॉक्स है उनको निकालें, मतलब और ज़्यादा फिल्टर करें उस लिस्ट को। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। जो कोई चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहा है, वो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे और ज़्यादा स्टॉक्स को फ़िल्टर कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। बट अगर किसी को बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है तो वेट करो कि यहाँ से एक बार ही रीटेस्ट करके इस लेवल को टेस्ट करे, है ना। ये वाली जो ट्रेंड लाइन इसको एक बार टेस्ट करे। ये वैसे ही एडवांस चीज़ है। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए हमने वीडियो नहीं बनाई है, बट निफ्टी का चार्ट लगा हुआ था तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आपको निफ्टी मिलती है तो आप यहाँ से एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। और अभी बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 दिन में आपको रीटेस्टमेंट करते हुए दिखेगी निफ्टी, ठीक है। तो हम चलते हैं चार्ट पे। मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले थे सैटरडे संडे को, जिनमें ये अपना सेटअप बन रहा है, मंथली टाइम फ्रेम वाला, है ना। बन रहा है या फिर बनने वाला है, नेक्स्ट मंथ बन सकता है या 15 दिन बाद बन सकता है ना। तो उन सब की मैंने लिस्ट बना ली, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे वो स्टॉक है जिनके अंदर वो सेटअप बन रहा है, ठीक है। मैं नीचे स्टार्ट करता हूँ, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, लास्ट लास्ट मंथ इसमें हैमर बना हुआ है और इस मंथ भी एक डोजी कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं। मेन चीज़ है कि पिछला जो हैमर है उसके ऊपर ये निकल चुका है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है नेक्स्ट मंथ, तो कहीं ना कहीं एंट्री बनाई जा सकती है इसी हैमर के लो के साथ, ठीक है। अब बात आती है कि इस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। ये स्टॉक अगर आप चेक करोगे तो एक टाइम था जब ये स्टॉक 380 400 500 के आसपास ट्रेड किया करता था, और अब वही स्टॉक हमें 50-60 रुपये मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी सस्ता मिल रहा है। बट मेन चीज़ ये है ना कि ये अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है। ये अप ट्रेंड में शिफ्ट कब हो जाएगा, जब ये अपना ये वाला रजिस्टेंस निकाल देगा जो 80 रुपये वाला है ना। 80 रुपये को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, तब हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक बाइंग साइड का तगड़ा मोमेंटम बन सकता है। बाइंग यहाँ से भी की जा सकती है, बट यहाँ से बाइंग कौन करेगा, जैसे कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, जिसके पास 50,000 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पड़े, वो क्या सोचेगा, मैं स्टॉक में डाल देता हूँ, आने वाले टाइम में ये ब्रेकआउट करेगा, है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये स्टॉक यहाँ से 80 रुपये को निकालेगा। बट जो मोमेंटम ट्रेडिंग है, जिसके पास पैसा 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वही कैपिटल है बस, है ना, एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा मैं किसी ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ तो 2 या 3 महीने में मेरे पास उसका प्रॉफिट आ जाए और मैं बाहर निकल जाऊँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक साल किसी स्टॉक को होल्ड करूँ, है ना। इतना टाइम सबके पास नहीं होता है, तो उसको ऐसे स्टॉक में पैसे नहीं डालने हैं, उसको वेट करना ब्रेकआउट वाले स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक अब यहाँ पे टाइम बिता रहा है, ठीक है। कब से टाइम बिता रहा है, आप अगर देखोगे तो 2011 से टाइम बिता रहा है। 2011 से देख रहे हो, 15 साल हो चुके हैं। तो पता नहीं है ये अब तक और यहाँ पे कितना वेट करेगा, हो सकता है 2-3 साल और निकाल दे। बट एक चीज़, जब भी ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा 80 के लेवल को निकालेगा, तो यहाँ से एक बहुत तगड़ी रैली इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉक कंसोलिडेट करता है, जितने साल जितने महीने, तो समझो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल बढ़ता जाता है कि ये ब्रेकआउट करके और बड़ी रैली करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो इसके अंदर ये मल्टीपैक स्टॉक बन सकता है जब भी ये 80 रुपये के लेवल को निकालेगा। बट इसके अंदर पैसा वही मेंबर लगाए जिसके पास टाइम है, जो 2-3 साल 5 साल तक भी अपने पैसे को यहाँ पे पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई मेंबर ऐसा है जिसको कि भैया मुझे तो रिटर्न चाहिए ही चाहिए मंथली, अगर मेरी रिटर्न नहीं बनी तो मैं दिक्कत में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरी तो यही इनकम है ना। हर पैसे पे रिटर्न उनको चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो उसको ऐसे स्टॉक में पैसे नहीं डालने हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपको क्या समझ में आएगी, इस तरह के स्टॉक हमें नहीं लेने हैं जो कंसोलिडेट में हो, है ना। हमको स्टॉक ऐसा चाहिए जो मोमेंटम में ऑलरेडी, तो ये स्टॉक हम करते हैं रिजेक्ट, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको फास्ट मोमेंटम चाहिए, मुझे पता है, तो इस स्टॉक को हम रिजेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टॉक देखो, आपके सामने है। इस स्टॉक ने अपना यहाँ पे एक हाई लगाया था, ये बात है 2022 की। 2022 के बाद में ये 2 साल तक नीचे सस्टेन करता रहा। 2 साल के बाद इसने अपना हाई वापस निकाला, और हाई निकालने के बाद
आपको दिखेगा 200 EMA के आसपास इसने एक हैमर दिया था, ठीक है। ये देखो यहाँ जिसने एंट्री बनाई को अच्छी बात है, नहीं बनाई कोई दिक्कत नहीं है, चला गया ये स्टॉक अपने हाथ से चला गया, ठीक है, चला गया, मूव कर दिया अच्छी। अब ये वापस इसके पास आया 200 EMA के पास, हैमर बनाया पिछले महीने, ठीक है। इसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी? अगर कोई मेंबर इसमें एंट्री लेता पिछले महीने इसको पकड़ लेता तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी इस हाई के ब्रेकआउट पे 1335 पे। अब ये स्टॉक चल रहा है 1424 पे, महंगा मिल रहा है। अगर किसी मेंबर को स्टॉक में एंट्री लेनी ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है, बट मैं बोलूँगा महंगे रेट पे मत खरीदो, क्योंकि अपने पास चॉइस बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमें इस एक ही स्टॉक में पैसा लगाना है, मार्केट में 2000-3000 स्टॉक है, जरूरी नहीं है। अगर हमको स्टॉक में पैसा लगाना है, अपनी एंट्री कहाँ ट्रिगर हुई थी 1335 पे, तो वेट करो ये स्टॉक आपको 1335 पे मिल जाए, है ना। कुछ कुछ स्टॉक क्या रहते हैं, जैसे अगले महीने ये इसने जैसे नीचे की तरफ विक बनाई हुई है ना, इस कैंडल ने भी नीचे विक बनाई हुई है, तो जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो ज़्यादातर यही कोशिश करता है कि वो कैंडल के नीचे की तरफ विक बनाते हुए जाता है ना। जैसे यहाँ देखो आप, ये देखो विग है ना, ये देखो विग है, इस तरह की विग बनाते हुए जाता है। तो इस अब जो अगला महीना स्टार्ट होगा सितंबर के बाद, ठीक है, तो अगले महीने अगर ये यहाँ से थोड़ा रीटेस्ट करके इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे बाइंग बनाई जा सकती है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा लेवल है ना। हमको एंट्री अपने लेवल पे चाहिए, हमें कोई भी चीज़ महंगी नहीं चाहिए, 10 रुपये भी महंगी नहीं चाहिए, ठीक है। 1335 का लेवल है तो 1335 पे चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि 1350 पे खरीद लेंगे, 1400 पे खरीद लेंगे, कोई मतलब नहीं है। स्टॉक चला गया हाथ से, जाने दो, महंगे रेट पे नहीं खरीदना। महंगे रेट पे खरीदोगे एसएल बड़ा मिलेगा, टारगेट छोटा मिलेगा, दोनों ही चीज़ अपने अगेंस्ट है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है 1335 पे, ठीक है। इस लेवल को मार्क करके रखो, प्रॉपर 1335 नहीं है, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। इस कैंडल का हाई है 1336, हाँ 1336 1335 ये वाला लेवल है, इस जगह पे हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। अब स्टॉक को हम छोड़ देते हैं, बट क्योंकि अभी भी ये अपनी एंट्री पे नहीं है, अगर नीचे आएगा तो एंट्री बनेगी। डीएलएफ में चलेंगे, डीएलएफ में बिल्कुल एंट्री ट्रिगर हो रही है, बिल्कुल। देखो आप, इसने पहला मूव यहाँ से बनाया था, फिर ये काफ़ी ज़्यादा इसने यहाँ पे सस्टेन किया 200 EMA के आसपास ऊपर, फिर जैसे इसने ये अपना हाई निकाला एक बढ़िया रैली की, अब ये फिर क्या कर रहा है, फिर रेस्ट कर रहा है ना, रेस्ट, फिर रेस्ट कर रहा है और 200 EMA पर रेस्ट कर रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड पिछले महीने भी इसने थोड़ा हैमर टाइप बनाया, ये एक हैमर बना रखा है। एंड पिछले 2 महीने का 3 महीने का हाई इसने इस महीने निकाला है, और आज इसके अंदर 4% की मूव आई है। ये स्टॉक मैंने कल ही निकाल लिया था, कल ही सिलेक्ट कर लिया था। तो डीएलएफ में अभी बिल्कुल एंट्री बनाई जा सकती है, इसके लो के साथ ऊपर की तरफ जितना चले चलने दो, कोई टारगेट नहीं है, जितना चले चलने दो, जब तक वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला टारगेट अपना कौन सा पकड़ने की कोशिश करेगा, ये पहला टारगेट अपना ऑल टाइम हाई पकड़ेगा 1230 का, और 1230 के आसपास ये टाइम भी वेस्ट करेगा काफ़ी, फिर वहाँ से निकलेगा तो फिर ऊपर खुला आसमान है, खुले टारगेट है ना। जब कोई ऐसा स्टॉक आप पकड़ लो जिस स्टॉक में आपने एंट्री नीचे से बाय किया हुआ है और वो अपना हाई निकाल दे ऑल टाइम हाई, जैसे आपने डीएलएफ को यहाँ बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया, ठीक है, कहीं भी बाय कर लिया, मान के चलते हैं ये ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया, आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है, इसने यहाँ पे 2-3 महीने का टाइम बिताया, आपकी पोजीशन प्रॉफिट में, आपने होल्ड कर लिया, फिर जैसे यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा ना, ये ऑल टाइम हाई को निकाल देगा और आपकी पोजीशन प्रॉफिट में, तो अब क्या करो, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो आप निकाल लो, जो प्रॉफिट का पैसा था वो वहाँ पे पड़ा रहने दो। और अगर कोई मेंबर ऐसा है जो रिस्क और ज़्यादा ले सकता है तो पूरा ही पैसा डला रहने दो। अगर कोई स्टॉक आपने नीचे से बाय कर रखा है, उसने अपना ऑल टाइम हाई निकाल दिया है और आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, तो उस स्टॉक को रहने दो, अपने बच्चों के लिए रहने दो, अपने बुढ़ापे के लिए रहने दो, वो स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छे ही रिटर्न देगा आपको। और एक मूल मंत्र आपको और बताता हूँ, अगर कोई स्टॉक 5 साल बाद ब्रेकआउट कर रहा है, समझ रहे हो, ये हाई इसने कब लगाया था, ये हाई आप चेक करो, 2007 का हाई लगा हुआ है ये डीएलएफ ने, जो 2007 में हाई लगाया था 2024 चल रहा है, अब तक वो अपना हाई नहीं निकाल पाया। मतलब अगर आप देखोगे तो पिछले 18 साल में डीएलएफ ने 0 रिटर्न दिए, 0 रिटर्न। मान के चलो अगर किसी ने डीएलएफ यहाँ से बाय किया, क्या रिटर्न है उसके पास, वो पोजीशन अभी उसकी लॉस में चल रही है ना। तो अब ये जब भी ये ऑल टाइम हाई निकालेगा 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब हाई निकलता है मिनिमम 5 साल बाद, तो वहाँ से बहुत अच्छी मोमेंटम बनती है। उस स्टॉक को कभी निकालना नहीं चाहिए, वो ऑल टाइम हाई निकाल के पहला टारगेट उसका डबल का रहता है डायरेक्ट। ये 1230 को निकाल के अगर ऊपर सस्टेन कर गया तो 2400 का लेवल दिखेगा आपको, बहुत जल्दी मोमेंटम में आ जाता है स्टॉक, है ना। तो एक चीज़ ये होगी, डीएलएफ को हम अपनी रडार में रख सकते हैं, जिस किसी मेंबर को एंट्री बनानी है वो बना सकता है। मंथली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहता है वो कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सकता है, ठीक है। मैं आपको बस
स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि अपना पूरा पैसा स्टॉक में निकाल दो या 100% ही जाएगा, ठीक है। मैं बस कुछ स्टॉक्स बता रहा हूँ जो पोजिशनली काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आगे आपकी चॉइस है, आपको उसमें 10 रुपये लगाने हैं, 10 लाख लगाने हैं, लगाने ही नहीं है, वो आपकी चॉइस है। मैं किसी को पैसे लगाने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ इनमें एंट्री अच्छी बन रही है, मेरी रडार में स्टॉक, मैं इनमें अपना पैसा डालूंगा। आगे आपकी मर्जी है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोल रहा पैसे डालो, सिंपल सी बात है। ये एक स्टॉक हो गया DLF, इसको आप ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में, ठीक है। अच्छा मोमेंटम आपको बनाते हुए दिखेगा स्टॉक। पहला टारगेट इसका ले लो 1200 के आसपास, जो इसका ऑल टाइम हाई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडस बैंक, इंडस बैंक हो गया, DLF हो गया, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक है, ठीक है। ये मोमेंटम करेंगे बट स्लो मोमेंटम करेंगे, इनको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक आपने देखा होगा कि 2%, 3%, 5% इतनी ही मूव कर पाता है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाता। केस मार्केट वाले स्टॉक ज़्यादा चलते हैं। इंडस बैंक भी आपको दिखेगा अच्छा खासा आप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 हैमर मिले हुए हैं, बिल्कुल 200 EMA पे मिले हुए हैं, अच्छा स्टॉक है, डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। इसका भी हाई देखोगे तो 2018 का लगा हुआ है ऑल टाइम हाई। निफ्टी अपना 10 बार हाई निकाल चुकी है 2018 के बाद में, ऑल टाइम हाई। इस स्टॉक ने एक बार भी नहीं निकाला, तो ये वो स्टॉक है जो अभी तक चले नहीं है, चलेंगे आने वाले टाइम में, है ना। और स्टॉक उठा के देखो, बहुत ऐसे स्टॉक है जो अपना हाई निकाल दिया, 5-6 महीने सस्टेन किया, फिर हाई निकाल दिया। तो ये स्टॉक पिछले 5 साल से क्यों बैठे हैं, निकल क्यों नहीं रहे हैं, अपना हाई क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, जब मार्केट में इतनी अच्छी बाइंग है। तो ऐसी बात नहीं है कि कमज़ोर कंपनियां हैं, इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब स्ट्रॉन्ग है, पर सारे स्टॉक एक साथ नहीं भाग सकते। कुछ स्टॉक्स को भगा दिया, अब दूसरी जब बाइंग होगी मार्केट में तो उन स्टॉक से पैसा निकाल लिया जाएगा, इन स्टॉक्स में पैसा जाएगा जो अभी तक निकले नहीं है। बस यही मार्केट का कॉन्सेप्ट है। कोई स्टॉक 2 साल सस्टेन कर रहा है तो उसको मान के चलो 2018 में निकाल दिया, कुछ स्टॉक बच गए उनको 2022 में निकाल दिया, अभी जो बचे हैं उनको 2025 में, 2026 में निकाल देंगे। निकलने सारे ही हैं स्टॉक, कोई नहीं रुकना, सारे निकलेंगे। बट वो वाले स्टॉक उठाओ जो अभी तक निकले नहीं है ना, जो नीचे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। वो स्टॉक मत उठाओ जो चोटी पे खड़े हैं पहले ही, कोई फ़ायदा नहीं है उनको लेके। वो जब मार्केट रिट्रेस्ट होगी या फिर थोड़ा भी मार्केट करेक्शन दिखाएगी तो अच्छा खासा लॉस आपको वो पोजीशन दिखा सकती है। तो स्टॉक ऐसा उठाओ जो अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं है, जो अभी तक बैठा है, डिस्काउंट प्राइस वाले स्टॉक उठाओ, ठीक है। इंडस बैंक को ले सकते हो, बट ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ मैं इस पर, समझो। तो मैं अपना पैसा नहीं डालूंगा, मतलब सीधी सी डायरेक्ट जो भी बात है बोल देता हूँ, मैं इंडस बैंक में अपना पैसा नहीं डालूंगा, ठीक है। अडानी ग्रीन बेस्ट स्टॉक है, बेस्ट, ठीक है। अच्छी बाइंग आई है, 200 EMA को क्रॉस किया है, पहली बाइंग पे मिल रहा है, ठीक है, पहली बैंक पे मिल रहा है। वरना बाकी स्टॉक्स में क्या हो रहा है, इंडस में हमने देखा, DLF में हमने देखा क्या हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। DLF में देखो, DLF ने यहाँ से अपना 200 EMA ब्रेक किया। पहली बाइंग कहाँ हुई थी, पहली बाइंग यहाँ हुई थी 424 के आसपास, ठीक है, 400 के रेंज में पहली बाइंग हुई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया। अब दूसरी बाइंग कहाँ मिल रही है, 900 पे मिल रही है। पर ये स्टॉक देखो, अडानी पहला ब्रेकआउट किया, पहली बाइंग मिल रही है। अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलेगा तो दूसरी बाइंग आपको मिलेगी, दूसरी बाइंग आप देख लो, आपको मिल जाएगी 3000 के आसपास, 3600 के आसपास। अभी पहली बाइंग आपको मिल रही है 2000 पे, तो पहली बाइंग वाले स्टॉक तो ज़रूर उठाने चाहिए। अब इस स्टॉक के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अडानी ग्रीन में मेरा ज़्यादा इसके अंदर मूड क्यों है जाने का बताता हूँ आपको। आप किसी स्टॉक को नोट करना, ठीक है, एक ये वाली चीज़ नोट करना, जब भी किसी स्टॉक में इस तरह की सेलिंग आ जाती है, ठीक है, वो आती है किसी न किसी न्यूज़ की वजह से। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, किसी न किसी न्यूज़ की वजह से अगर इतनी बड़ी सेलिंग आ जाती है, पहली चीज़ आपने देख लिया कि किसी स्टॉक में न्यूज़ की वजह से सेलिंग आ गई, ठीक है, आप अलर्ट हो जाओ स्टॉक में। वो स्टॉक अगर वहाँ से रिकवरी कर लेता है वापस, उतनी रिकवरी जितना वो गिरा हुआ है, ठीक है, इतना ही गिरा था, इतनी इसने रिकवरी कर ली, और रिकवरी करने के बाद वो वहीं पे आके सस्टेन करने लग जाए उसी लेवल पे जहाँ से वो गिरा था, तो फिर आप समझ लो कि ये वाली जो सेलिंग आई थी, ये चाहे आपको रीज़न कोई भी दिखाया गया हो मार्केट में, पब्लिक में कोई भी रीज़न चल रहा हो कि अडानी इसलिए गिर गया, उसलिए गिर गया, याद रखो ये वाली रीज़न सिर्फ और सिर्फ उसलिए थी कि जिन लोगों ने अडानी के स्टॉक को बाय कर रखा था उनको एग्जिट करवाने के लिए थी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि उनको एग्जिट करवाने के लिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये बॉटम पे आया तो बड़े प्लेयर ने अपनी एंट्री बनाई यहाँ पे, समझ रहे हो। ये वाली जो पैनिक सेलिंग करवाई जाती है ना, इसलिए करवाई जाती है कमज़ोर प्लेयर रिटेल यहाँ से निकल जाए, वो माल बेच दे और बड़ा प्लेयर सस्ते रेट पे खरीद ले, ये इसलिए की जाती है। बट ये चीज़ कन्फर्म कब होती है, ऐसा नहीं है कोई भी स्टॉक अगर पैनिक में गिर गया, कोई भी स्टॉक अगर मान के चलो 400 रुपये के रेट पर चल रहा है, ठीक है, अगर वो वहाँ से गिर के डायरेक्ट 200 रुपये आ जाता है, तो ऐसी बात नहीं उसको डायरेक्ट 200 पर खरीद लेना, आपको वेट करना है कि वो दोबारा 400 रुपये आए और वो थोड़ा जल्दी आए, समझ रहे हो, अगर रिकवरी उसकी फास्ट होनी चाहिए। अब इसको आप देखो, एक दो आपको एग्जांपल भी दे दूंगा इसका, पर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है। अगर आप कोई मतलब इंटरेस्टेड हो इसको सीखने में भी तो नीचे कमेंट कर दो कि हमें ये भी सीखना है,
जो पैनिक सेलिंग आती है उस स्टॉक को उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी आराम से। बट इसमें मैं आपको फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैनिक सेलिंग आई, ये पूरी पूरी रिकवरी करके अब ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब याद रखना, जिनके पास ये होल्डिंग में था, सारे रिटेल ने अपनी पोजीशन बेच दी, बड़े प्लेयर ने पोजीशन बना ली। अब इस स्टॉक का काम क्या है? अब इसका स्टॉक का काम है ऊपर निकलने का, है ना। बट जिसने भी इस स्टॉक को यहाँ बेचा था लॉस में, वो अब स्टॉक में दोबारा एंट्री नहीं बनाएगा। रिटेल की बात कर रहा हूँ, वो डरेगा बार बार, वो बोलेगा नहीं अब मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा, वो बाकी स्टॉक में पोजीशन बनाएगा। ठीक है, अडानी के अंदर ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। अब मैं ये एग्जांपल आपको एक दो जगह और दिखाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको निफ्टी भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ये मंथली टाइम फ्रेम पर, थोड़ा मैं वीकली पे आता हूँ। ये जो पैनिक सेलिंग आई है ना 2020 में आसपास पैनिक सेलिंग आई, रिकवरी हुई, स्टॉक ने उसी लेवल पे आके सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। स्टॉक बोल रहा हूँ निफ्टी है, ठीक है, सिंपल सी बात है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी ने वहीं पे आके सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, तो इस टाइम आपको अलर्ट हो जाना है कि इतनी तेज़ सेलिंग आई, रिकवरी हो गई, वहीं पे सस्टेन कर रहा है। तब आपको अलर्ट हो जाना है कि ये वाली जो पैनिक सेलिंग करवाई गई थी वो क्यों करवाई गई थी। जो लोग पोजिशनल थे उनको निकाल दिया, रिटेल को बड़े प्लेयर ने यहाँ से अपना पैसा घुसा दिया। बड़ा प्लेयर पैसा कभी टॉप पे बाई नहीं करता है, वो पहले उसको गिराएगा, चाहे उसको कोई भी रीज़न देना पड़े, पहले उसको गिराएगा और सस्ते रेट पे ही खरीदेगा, है ना। तो ये यहाँ से निकल गया। उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा दूर की बात ही नहीं, अब कल परसों की बात है, जब इलेक्शन थे, आप सभी को याद होगा, है ना। इलेक्शन के दिन मार्केट कैसे गिरी थी, आई थी पैनिक सेलिंग। क्या लगा था लोगों को कि निफ्टी खत्म हो जाएगी, अब निफ्टी 15,000 आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा पैनिक सेलिंग आ गई तो आपको यहीं से बाय कर लेना है, ठीक है। यहाँ तो कोई भी नहीं बता सकता क्या होने वाला है। बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो गिरने लगते हैं, गिरते ही रहते हैं। पूरी कंडीशन सुनो, पहले गिरेगा स्टॉक, इंडेक्स हो कुछ भी सडन रिकवरी आएगी, फिर वो उसी लेवल पे आके सस्टेन करेगा। ये देखो 15 दिन इसने यही सस्टेन किया है, 15 दिन जहाँ से ये गिरा था। यहाँ आपको अलर्ट हो जाना है कि ये वाली जो सेलिंग आई थी ये क्यों आई थी। ये कॉन्सेप्ट कोई आपको अपने पेड ग्रुप में भी नहीं सिखाएगा, पर ये चीज़ों को समझने की कोशिश करो, इतनी बड़ी सेलिंग क्यों करवाई जाती है। ये इसीलिए करवाई जाती है रिटेल डर जाए, रिटेल के दिल में डर बैठ जाए कि मैं अब इसमें पोजीशन नहीं बनाऊंगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो अडानी के अंदर फंसा था, अडानी का जब फॉल आया था, अगर कोई मार्केट में है पिछले 1-2 साल से उसको पता होगा, अडानी का फॉल आया तो लोगों को काफ़ी पैसा डूबा। जब अडानी ने दोबारा बाउंस किया तो जिनका पैसा डूबा था वो क्यों अडानी में पैसा डालेंगे, वो नहीं डालेंगे। वो तो यही बोलेंगे ना, नहीं भाई अडानी से दूर रहेंगे हम, तो और कहीं पे पैसा डाल देंगे, अडानी के स्टॉक में पैसा नहीं डालेंगे। तो उन्होंने पैसा डाला नहीं और अब वो स्टॉक वहीं से रॉकेट बनेंगे। देख लेना अडानी के स्टॉक में, दिखाऊंगा आपको, 1 साल बाद मुझे मिल लेना, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। निफ्टी यहाँ पे बाउंस करके यहाँ जब सस्टेन कर रही थी तो यहाँ आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि ये जो सेलिंग आई ये इसीलिए थी, कमज़ोर प्लेयर को बाहर निकाल दिया, बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन बना ली और वहाँ से आपके सामने है निफ्टी। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और दिखाऊँ। पॉलीकैब देख लो, पॉलीकैब में भी इस तरह का ही सीन बना था। ये जो पैनिक सेलिंग आई थी, इसके बाद ये जो धीरे धीरे, एक बात याद रखना, एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये वाली जो बाइंग रहती है ना, देखने में लग रहा है ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है ना, वन वे आई है, ग्रीन कैंडल है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, दिखने में लग रहा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बट एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग रहती है वो ये रहती है, ये वो जो बीच बीच में जो रेड कैंडल बना के जा रही है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये बेस क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब आगे जाके ये स्टॉक निकलेगा अच्छा खासा। ये देखो आप, यहाँ से इसके अंदर बाइंग कैसी आ रही थी, देखो बीच बीच में रेड कैंडल बन रही थी ना, यहाँ पोजीशन बन रही थी, लास्ट में देखो किस तरह की बाइंग आई है, एकदम वन वे। और यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ देखो कैसी बाइंग है, रेड कैंडल बन रही है बीच में बार बार, और धीरे धीरे स्टॉक बाउंस करे जा रहा है, हाई निकाले जा रहा है, हाई निकाले जा रहा है, लास्ट में देखो एकदम से बड़ी क्वांटिटी पंच हुई, देखो वन वे, देखो वन वे सामने आपके बिल्कुल। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, बड़ी सेलिंग आ रही है तो वो क्यों आ रही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सीखने की कोशिश करना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर दो कि पैनिक सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में समझना है, कि एंट्री किस तरह बनाएं, कहाँ एसएल रखें, वो मैं फिर अगली वीडियो में आपको प्रॉपर समझा दूंगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, मेंबर मुझे दिखना चाहिए कि सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हमें सिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब हम बिल्कुल फ्री कर चुके हैं सारी चीज़ें, मैं किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ। मेरे कुछ अकाउंट IIFL में पेंडिंग पड़े हैं, ओपन हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टेंशन रहता है, उनको कॉल करने पड़ता है, कभी कंपनी को कॉल करना पड़ता है, कभी क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, तो वहाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो वाला चीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद हम स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे या फिर लाइव कोर्स वगैरह बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, सबको बिल्कुल लाइव में सिखाएंगे, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अगर कोई इसको सीखने में इंटरेस्टेड है पैनिक सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट को, तो नीचे एक कमेंट कर दो, तो मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है। हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, और वो स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ।
जो जो स्टॉक मैंने आपको बताया उनको नोट करते चलो। विप्रो नाम का स्टॉक है एंड काफ़ी अच्छी कंपनी है। विप्रो के अंदर कोई कमी नहीं है दूर दूर तक इस कंपनी में, है ना। तो इस कंपनी को भी उठाया जा सकता है। हैमर आपको मिल रहा है डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई कितना है, 720 का हाई है, 2022 का हाई लगा हुआ है। अच्छी रिकवरी कर रहा है। 200 EMA पे हमें मंथली हैमर मिल गया है। एंड थोड़ा डीपली देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी दिखेगा। ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है, ठीक है। मेन चीज़ अपना सेटअप ये है कि हमें हैमर मिल रहा है 200 EMA पे, तो इसमें हम बाइंग बना सकते हैं। और ये भी चीज़ है ना कि पीछे देखो हाई बनाते हुए जा रहा है ना, लोअर हाई, समझ गए, मतलब अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो तैयार है ये निकलने के लिए। बैठो इनके अंदर पोजीशन बनाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें मैं जाना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि ये देखो जब इस तरह का कचरा बिल्कुल सामने खड़ा हो ना, आप अगर यहाँ से अपनी बाइंग बना रहे हो, ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा निकल भी जाएगा, बट यहाँ इसको कितनी दिक्कत आएगी इसको निकालने में। ये जो इस तरह की मतलब एक तरह से कचरा ही बोल दो इसको, यही बोल दो आप। ये निकलता नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल रहता है ये ऐसे लेवल निकालने मार्केट के लिए। ये आप स्टॉक को नज़र में रख लो, जब भी इस जोन में आएगा ना इसको बहुत दिक्कत होगी ये वाला जोन निकालने में। तो ऐसा स्टॉक नहीं लेना है जिसको आगे जाके दिक्कत देखनी पड़े। हमें स्टॉक ऐसा चाहिए जो एक बार चल गया तो बस हमको लाइफ टाइम तक राइड करने के मिले और अच्छा पैसा दे वो। इसको नहीं लेना, ठीक है। इसको भी नहीं लेंगे, सेम चीज़ है, देखो है ना, मुँह पे ये चीज़ें खड़ी है। इस तरह का स्टॉक नहीं लेना है जिसके मुँह पे ये ऐसा झुंड सा खड़ा हो, को नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। आगे बढ़ेंगे, ये देखो इस स्टॉक का हाई लगा हुआ था 2018 का, ठीक है, 2018 का हाई लगा हुआ था। टाइम वेस्ट किया 2024 में निकला, कितने साल बाद, 6 साल बाद निकला। जैसे ही हाई निकाला है, देख लो हाई निकाला है 149 पे, कितना हाई लगा क्या है 250 का, ऑलमोस्ट 70-80% की रिटर्न। और ये देखो यहाँ से इसने बाइंग की, पहली बाइंग यहाँ मिली 200 EMA पे, फिर यहाँ से इसने अच्छी रैली की, अब दूसरी बाइंग मिल रही है, ठीक है, दूसरी बाइंग मिल रही है। एंट्री की जा सकती है। एंट्री कहाँ करनी है, हैमर कैंडल के ऊपर, ये हाई टूटेगा तभी एंट्री करनी है। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा रिस्क है वो यहाँ पे एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिए रखो, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हो, आपकी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है, आप मतलब रिस्क लेने के लायक हो या फिर रिस्क नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। अब कोई रिस्की ट्रेडर वो यहाँ भी एंट्री लेगा, ऐसा यहाँ रखेगा। और जिसको अच्छा मोमेंटम चाहिए, जो होल्ड नहीं कर सकता, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, जो चाहता है कि मुझे चाहे 1:1 ही मिल जाए बट मुझे लॉस नहीं देखना है ना, जैकपॉट मुझे नहीं चाहिए, मैं 2000 का रिस्क लेके 2000 ही कमा लूँगा, बट मुझे चाहिए कि 70-80% मेरा पैसा बने। वो वेट करो हाई निकले और इसके बाद एंट्री करो, है ना। ये भी ठीक है, मतलब इतना भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें एक नुकसान वाली बात ये है ना, देखो मेरे लिए तो सारे स्टॉक है, मैं स्टॉक्स में पैसा डाल के छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टॉक्स आपकी तरह जैसे जो आपकी साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी से सोच के स्टॉक निकाल रहा हूँ कि अब जैसे ये स्टॉक मैं क्यों बता रहा हूँ ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ एंट्री करते हो, एसएल कितना मिल रहा है 17-18%, ज़्यादा है यार, हमको एसएल चाहिए 10% से नीचे। 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो उसका एसएल 10,000 से नीचे का होना चाहिए, और वो भी 70-80% चांस होने चाहिए कि हमारी ये ट्रेड चलेगी, है ना। इसमें एसएल थोड़ा बड़ा है तो जो मेंबर इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, बाकी आपकी चॉइस है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अपने को और अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, है ना। 2 स्टॉक मैं ऐसे बता देता हूँ पहले ही, जिनके अंदर ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, जिनको हमने आज बाय कर लिया है। पहला है टाटा पावर, बहुत अच्छा स्टॉक है, टाटा का नाम लग गया तो आपको पता ही, अच्छा तो होना ही है। ब्रेकआउट करके आया, पहली बाइंग कहाँ मिली 200 EMA के आसपास, जब सस्टेन कर रहा था यहाँ मिली पहली बाइंग, निकल गया, दूसरी बाइंग दे रहा है दूसरी बाइंग। हैमर मिल रहे हैं, डबल ट्रिपल हैमर मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस एरिया बना के बैठा है, इस लेवल को मार्क कर लो बस। 460 के ऊपर निकलेगा, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चलते हुए दिखेगा आपको स्टॉक। स्टॉक को हमने एंट्री ले ली है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ये स्टॉक हमने आज ही बाय किया है, ऐसी बात नहीं है पहली बार, आज ही बाय किया, स्टॉक में हमारी एंट्री हो चुकी है। और मैं बोलूँगा इसको बेस्ट स्टॉक, टाटा का स्टॉक है, अच्छी बाइंग दे रहा है, सस्ते रेट में मिल रहा है, लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा एक स्टॉक और दिखा देता हूँ, रिलायंस। सब जानते हैं, कोई नहीं है ऐसा जो स्टॉक को ना जानता हो। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई काटे जा रही है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई काट रही है। रिलायंस जैसा स्टॉक ऑल टाइम हाई नहीं काट रहा है, हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वो स्टॉक है जब पूरी मार्केट गिरती रहती है तब भी खड़ा रहता है, इसको गिराने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगता है मतलब ऑपरेटर्स का, है ना। ये इतनी जल्दी से गिरता नहीं है स्टॉक। तो ये आपको मिल रहा है 200 EMA पे, हैमर इसके थोड़ा रेड कलर में है, तो वेट करो कि एक हैमर का हाई निकल जाए। हाई कहाँ बन के आ रहा है, 3050 का हाई है। रिलायंस अगर निकालता है तो आपको जल्दी, आपको पहले तो ये वाला लेवल दिखा देगा 3200 जो इसका ऑल टाइम हाई है, ऊपर निकल। रिलायंस तो रखो यार, बेझिझक रखो, अगर किसी के पास पैसे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलायंस तो जब भी 200 EMA पे आ रहे रखो इसको, है ना। ये वो दोनों स्टॉक है जिनमें हमने ऑलरेडी एंट्री बना ली है,
तो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है वो कल इनको बाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद टाटा पावर के बाद में LTF, ये थोड़ा ऊपर मिल रहा है यार एंड ऑल टाइम हाई के पास में है, तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा टाइम और बिताएगा, अभी इतना जल्दी हाई नहीं निकालेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। JWL पहली बाइंग मिल रही है, पहली बाइंग ब्रेकआउट करके आया, एक बार भी 200 EM के पास नहीं आया, भागे जा रहा है भागे जा रहा है। कहाँ से रैली करनी स्टार्ट की, देखो 100 रुपये से रैली स्टार्ट की है, कहाँ तक आ गया 700-800 रुपये आ गया, और अब पहली बाइंग मिल रही है, बाय करना चाहिए, ठीक है। हैमर मिल रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री की जा सकती है, डबल हैमर है, हाई लगाओ इसके ऊपर। SL आपका ये रहा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलने दो। और ये स्टॉक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टॉक जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके निकलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। 2004 में लिस्टेड हुई थी ये कंपनी, और 2004 से 2022 18 साल तक इस स्टॉक ने टाइम पास किया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टॉक को निकलना ज़रूर है, चाहे कोई स्टॉक 2018 में निकल जाए, कोई स्टॉक 2023 में निकलेगा, अभी तक जो स्टॉक निकले नहीं है वो हो सकता है 28 में निकले, 27 में, 26 में निकलेंगे ज़रूर, बट स्टॉक वो उठाने की कोशिश करो जो अभी तक निकले नहीं हैं, जिनके अंदर अभी भी पोटेंशियल है, जो चल सकते हैं। जो स्टॉक ऑलरेडी 500 वाला 3000 चल रहा है उसको लेके कोई मतलब नहीं है ना। वो 3000 वाला 3500 चला जाएगा, 4000 चला जाएगा, आपको उससे क्या मिल जाएगा। स्टॉक ऐसा उठाओ ना जो डबल ट्रिपल होने की पोटेंशियल रखे, इस तरह का स्टॉक उठाओ। JSL अभी भी उठाया जा सकता है, रैली बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है ये, आप देखो ना, कहीं इसने ब्रेक नहीं लिया, पहला ब्रेक लिया है, अभी तो थोड़ा सा सांस लेगा और फिर वापस आपको दिखेगा घोड़ा भागते हुए, ठीक है। हिंद कॉपर बिल्कुल उठाया जा सकता है, बेस्ट स्टॉक है, बेस्ट बिल्कुल। देखो पहली चीज़ तो ये ऑल टाइम हाई कहाँ है, 657, अगर ऑल टाइम हाई भी पहुंच गया तो भी पैसा डबल है, ठीक है। और देख लो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट पहली बाइंग मिल रही है, यहाँ से निकला, यहाँ पे एक दो हैमर दिए थे बट छोड़ो इसको, चलो यहाँ से थोड़ा रीटेस्ट करके उसी लेवल पे दोबारा मिल रहा है, डबल हैमर है आपके सामने है, एंट्री होगी 336 पे एक्टिव, 336 को निकालेगा, एंट्री एक्टिव हो जाएगी, लो पे SL लगाओ, रखो बिल्कुल रखो। ये 3-4 स्टॉक जैसे कि हिंद कॉपर हो गया, टाटा पावर हो गया, रिलायंस हो गया एंड अडानी ग्रीन हो गया, 4 स्टॉक ये तो बिल्कुल रडार पे रखो अपनी। ये थोड़ा महंगा मिल रहा है, इसको नहीं लेना, अभी इन 4 स्टॉक को बिल्कुल अपनी रडार पे रखो, है ना। ये भी थोड़ा सा रिस्की है, नहीं लेना। ये भी थोड़ा मतलब तीसरी बाइंग मिल रही है देखा जाए तो, यहाँ से इसने पहली बाइंग यहाँ पे दी 200 के पास, फिर यहाँ से निकला, फिर कंसोलिडेट किया, दूसरी बाइंग फिर यहाँ पे दी, अभी तीसरी बाइंग दे रहा है। तीसरी बाइंग थोड़ा सा लेट हो गए हम, चलो इसको भी छोड़ते हैं। इसमें भी दूसरी तीसरी बाइंग है, ये छोड़ो। ये अभी अपने 50% के जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से जो रैली आई है ये भी आपको देख के चलना है कि ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई है, इसका 50% जोन ये है, तो इसको तभी उठाना है जब इसके ऊपर निकल जाए। यहाँ लोगे तो फिर परेशान करेगा ये स्टॉक, बहुत ज़्यादा मतलब तंग करेगा, जल्दी से निकलेगा नहीं। और ऐसा स्टॉक क्यों लेना है जो बिना वजह के दिमाग ख़राब करे। नहीं, इसमें बाइंग बन नहीं रही है, इसमें बाइंग बन रही है, बिल्कुल बाइंग बन रही है इसमें, आपके सामने है। ये इसने ये हाई बनाया था इसने 2010 में, फिर उसी के आसपास दोबारा आया 2017 में, फिर उसी के पास दोबारा आया 2021 में, ठीक है। 2021 में आने के बाद अब इसने वो तीनों हाई निकाल दिए हैं। पहली कन्फर्मेशन तो ये हो गई कि 3-4 हाई निकाल दिए पिछले 10-15 साल के, और निकालने के बाद पहली बाइंग दे रहा है, पहली बाइंग लो। कोशिश करो कि स्टॉक जो ले रहे हो वो पहली बाइंग वाला ही ले रहे हो। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा आज, नहीं तो कल यहाँ से निकल के 925 हज़ार रुपये के आसपास पहुँच जाएगा, तब तक ये ई में भी इसका यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये ई में के पास आके यहाँ 1000-1500 के आसपास सस्टेन करने लग जाएगा, यहाँ देगा फिर ये दूसरी बाइंग। बट आप कोशिश करो पहली बाइंग पे उठाने का ना। ये स्टॉक अभी तक मैंने लिया नहीं है बट मैं इसको रखूँगा रडार पे। और इंडिया मेटल सेक्टर का स्टॉक है क्या ये, अगर मेटल सेक्टर का है तब तो बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। मैं आपको 5 स्टॉक ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक लिस्ट और है मेरे पास, उसके अंदर भी 4-5 स्टॉक और है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको मैं करूँगा क्लोज़, एंड जल्दी 2 से 3 दिन बाद वो वीडियो मैं डाल दूँगा जिसके अंदर 4-5 स्टॉक्स और हैं। इस स्टॉक में, इस लिस्ट में मैंने आपको 5 स्टॉक जो बताए हैं जो बिल्कुल रडार पे हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो यही हो गया IMFA, उसके बाद एक स्टॉक हमने देखा था हिंद कॉपर एंड टाटा पावर, अडानी ग्रीन, एंड एक स्टॉक और था, इंडस बैंक तो नहीं था, ये भी नहीं था, DLF भी शायद था क्या यार, DLF मैंने वीडियो बना दी है, अब आप नोट कर लो। 4 तो यही हो गए जो बताए हैं, एक स्टॉक और था एक्स्ट्रा, याद नहीं आ रहा कौन सा है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ फिलहाल फटाफट, फिर इस वीडियो को हम क्लोज़ करेंगे।
देखो ये सारे इंडेक्स के चार्ट हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो, कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो एनालिसिस के लिए, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ये जो सारे सेक्टर के चार्ट है ये, ठीक है, पीएसयू बैंक हो गए मतलब सरकारी बैंक, ये प्राइवेट बैंक, आईटी सेक्टर, रियल्टी, इंफ्रा, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स के चार्ट हैं। इन पे भी नज़र रखा करो, इनके चार्ट भी देखने चाहिए, इंडेक्स का चार्ट भी। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, पीएसयू बैंक में चलते हैं, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में चलेंगे। कल परसों की बात है, पीएसयू बैंक जब ये यहाँ 200 EMA के पास ट्रेड कर रहा था, मैंने इसको तभी देख लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे चल के। ये देखो, ये मैं जब सैटरडे संडे को एनालिसिस कर रहा था तब की बात है ये जब 200 EMA के आसपास आया हुआ था, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आया, मैंने चेक किया कि यहाँ पे एक और सपोर्ट है, जैसे कि ये देखो, अच्छी सपोर्ट है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट होगी टेक्निकल, दूसरा EMA की सपोर्ट होगी। और आप खुद देख लो आज इसने कितनी बड़ी एक कैंडल मारी उसी जोन से। कितने परसेंट की कैंडल है ये देखो, 3.5% की कैंडल है इंडेक्स में। और आज पीएसयू बैंक सारे चले हैं A to Z, ठीक है। तो सेक्टर का चार्ट भी देख के भी आपको एनालिसिस करनी होती है, वहाँ से ही पता चलता है कि अब कौन से सेक्टर के स्टॉक चलने वाले हैं, है ना। एक तो पीएसयू बैंक हो गया, पीएसयू बैंक में अभी बैंक बनाई जा सकती है, अच्छी कैंडल बना रही है ना। जब ये इसके ऊपर निकलेगा हाई के ऊपर, तो इसके स्टॉक्स बाय किए जा सकते हैं। इसके अंदर तो एंट्री बना नहीं सकते, बट आपको ये पता चलेगा कि पीएसयू बैंक का सेक्टर बुलिश है। तो जितने भी सरकारी बैंक हैं उन पर आप नज़र रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट बैंक का चार्ट हो गया, एंड ये आईटी का चार्ट हो गया, आईटी सेक्टर का। ये तो देखो बहुत दूर जा चुका है, तो ऐसे को तो बिल्कुल लेने का कोई भी मतलब नहीं है, ये भी दूर ही मिल रहा है। इन्फ्रा देखो काफ़ी दूर मिल रहा है। ये मैं यहाँ पे कोशिश करो, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में उठा रहे हो या फिर कोई इंडेक्स उठा रहे हो, कोई भी पोजीशन बना रहे हो, तो कोशिश करो 200 EMA के आसपास बाई करो, ज़्यादा दूर मत बाई करो। फार्मा सेक्टर देखो, ये देखो फार्मा सेक्टर, ये देखो यहाँ पे इसने छोटी छोटी 3 रेड कैंडल बनाई थी, ये तब के लेवल मार्क किए हुए हैं, ग्रीन जोन देख रहे हो ना, तभी पकड़ लिया था इसको। और ये हैमर देखो, हैमर के ऊपर ये ग्रीन लाइन देखो एंट्री करने के लिए 19,800, अब नहीं लगाई हुई, तब की लगी पड़ी है ये लाइनें। और देख लो जैसे ही ब्रेकआउट की कितनी बढ़िया रैली है। ये फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक यहाँ से भागे हैं, ये देखो 17-18% की रैली है ये 2 महीने में, और ये इंडेक्स में आई है। तो इसके स्टॉक सोचो कितना भागे होंगे फार्मा के। अब एक सेक्टर है जिसके अंदर बाइंग बन रही है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, ठीक है। ऑटो भी काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है, FMCG भी काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मेटल सेक्टर, सारे स्टॉक चल गए हैं पिछले 3 महीने की कैंडल देखो मेटल की। मेटल सेक्टर पिछले 3 महीने से चल नहीं पा रहा है, पिछले मंथ का हाई भी नहीं निकाल पा रहा है। बाकी सारे सेक्टर लगभग निकल चुके हैं, एक IT सेक्टर थोड़ा वीक है, बाकी लगभग सेक्टर निकल चुके हैं। मेटल सेक्टर अभी भी खड़ा है, ये निकलेगा, ये आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले महीने आपको निकलते हुए दिखेगा। एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी, 1 मंथली कैंडल का हाई निकल जाए बस, ये लगा लो 9,780। अब हमें दिख रहा है मेटल सेक्टर में बाइंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेटल सेक्टर के स्टॉक चेक करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक्स पे। इस तरह से भी एनालिसिस होती है। अब हमें पता चलेगी, मतलब बड़ी पिक्चर का पता चलेगा कि मेटल सेक्टर बुलिश है, मेटल सेक्टर के स्टॉक चल सकते हैं। अब हम चलेंगे स्टॉक पे, इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन, कि ऑपरेटर का पैसा कौन से सेक्टर में जाने वाला है। सारे सेक्टर में एक साथ तो डाल नहीं सकते, सिंपल सी बात है। आईटी चलेगा तो आपको दिखेगा कोई बैंक को वीक कर देंगे, कोई बैंक चलेगा तो आईटी को वीक कर देंगे। अब इन्होंने क्या किया, सारे सेक्टर चलाए हैं, आईटी सेक्टर को वीक कर दिया। आईटी सेक्टर कहाँ चला है, देखो A to Z सारे सेक्टर चले हुए हैं। आईटी देखो आज भी रेड में क्लोज हुआ है, आधे %। आईटी के स्टॉक बिल्कुल नहीं चल पाए हैं, और बाकी सारे स्टॉकों को निकाल दिया। और वैसे ही ये मतलब पैसा घूमता रहता है इनका इधर से उधर सेक्टर में। तो अब हमें दिख रहा है मेटल सेक्टर बुलिश है, तो हम मेटल के स्टॉक चेक करेंगे। मैंने सारे लिस्ट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड तो मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। बट मुझे आप कमेंट में बताओ कि बस हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अगर ज़्यादा मेंबर सेम चीज़ की डिमांड करते हैं तो उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। ये सारे मैंने देखो गुड स्टॉक्स, ग्लोबल इंडेक्स, FMCG, केमिकल स्टॉक्स, ये सारे मैंने पहले से बना के रखे हैं। ये देखो मेटल मिल गया, इसके अंदर सारे मेटल सेक्टर के स्टॉक है। तो मेटल सेक्टर में हम देखते हैं, अगर JSW स्टील दूर ट्रेड कर रहा है, नहीं लेंगे, है ना, दूर ट्रेड कर रहा है ना। देखो 200 EMA के आसपास अगर मिलता तो लेते, बट थोड़ा दूर ट्रेड कर रहा है, हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से बनने में भागी जा रहा है, तो इतना टॉप पे नहीं बाय करना, छोड़ो जाने दो। अगले स्टॉक के बढ़ेंगे, टाटा स्टील बेस्ट बाइंग है या नहीं है, खुद बता दो आप। टाटा स्टील कोई कमी नहीं स्टॉक में, टाटा पावर भी अच्छा दिख रहा है, टाटा स्टील भी अच्छा दिख रहा है, तो थोड़ी टाटा पे नज़र बना के रखो। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, पिछला हाई इसका कहाँ था, यही था, पिछला हाई था इसका 147 के आसपास, निकल गया ऊपर, रीटेस्ट करने आया हुआ है 147 को, अच्छे से देखो रीटेस्ट करने आया हुआ है, प्लस 200 EMA पे मंथली हैमर दे रहा है। एक और कन्फर्मेशन मिल गई ना यहाँ पे, और एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी 156 पे, और ये चेक कर लो।
ऑलरेडी अलर्ट लगा के बैठा हूँ, टाटा स्टील क्रॉसिंग 156.50। ये जब भी 156 के लेवल को निकालेगा मेरे पास मेल आ जाएगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ट्रेड ट्रिगर हो चुकी है और मैं स्टॉक के अंदर पैसा डालूंगा फिर। ठीक है, जिस स्टॉक में हमारा पैसा जा रहा है वही स्टॉक बता रहा हूँ आपका, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही आगे कोई भी स्टॉक बता के चले जा रहे हैं। टाटा स्टील पे मेरी नज़र है, 156.50 के ऊपर बाई करूँगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, जिंदल स्टील की तरफ चलते हैं। जिंदल स्टील भी दूर मिल रहा है, अभी नहीं लेना है। हिंडाल्को लिया जा सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, बाकी हिंडाल्को से भी ज़्यादा बेस्ट मैं बोलूँगा टाटा स्टील को ही। ठीक है, हिंडाल्को बाई किया जा सकता है 715 के ऊपर। पिछले 4 महीने से इसका सेम हाई लगा हुआ है, 715 जब भी जा रहा है इसको नीचे गिरा रहे हैं। जैसे ही 715 निकालेगा आपको दिखेगा लेवल। हैमर देख लो, 1 2 तीसरा हैमर इस महीने का, 3 हैमर मिल रहे हैं 200 EMA पे। तैयार रहो बस बिल्कुल। वेदांता भी दूर ट्रेड कर रहा, नहीं लेना है। नेशनल एल्यूमिनियम, इस स्टॉक में एक कन्फर्मेशन हमें ये मिल रही है कि इसने अपना काफ़ी पुराना हाई निकाला है। ये हाई देखा जाए तो इसका 2008 का है। स्टॉक जितना पुराना ऑल टाइम हाई निकाल रहा है उतना ही ज़्यादा बेस्ट है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखो। इसने अगर 2008 के हाई अब निकाले हैं ना, तो बड़े प्लेयर्स की इसके ऊपर नज़र है, स्टॉक के ऊपर, है ना। और ये स्टॉक अभी तक रिटर्न दी नहीं है इसने, ये तो आपको पता है ना। 2000 कोई स्टॉक अगर आपको 2008 के प्राइस पे मिल रहा है, अब ये जो रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस 2008 का प्राइस देख के आओ, 200-300 रुपये मिल जाएगा आपको, और अब वो चल रहा है 3000, वहाँ से 10 गुना हो चुके हैं। तो ये स्टॉक अभी भी उसी प्राइस पे घूम रहे हैं ना। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उस समय बाय कर लेना चाहिए था, अब बाय कर लो, अब भी तो स्टॉक आपको उसी रेट पे मिल रहे हैं। बहुत स्टॉक पड़े हैं ऐसे जो अभी भी 2008 के रेट पे पड़े हैं, 2010 के रेट पे पड़े हैं। तुम एनालिसिस तो करो, निकाल के तो लाओ स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एल्यूमिनियम ने अपना हाई निकाला, पहली बाइंग दे रहा है, ब्रेकआउट करके गया है, पहली बाइंग दे रहा है। बाइंग कहाँ से बनेगी, जो कोई इंटरेस्टेड उसको बता देता हूँ। ठीक है, बाइंग बनेगी 1 मंथ के कैंडल के हाई पे 192 निकालेगा, उसी मंथ के कैंडल के लो पे ऐसे लगाओ, बैठे रहो ट्रेड में। और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज करनी है, कोई मेंबर वैसे मत करो। काफ़ी मेंबर क्या होता है, लॉस चलता रहता है, होल्ड करते रहते हैं उम्मीद में कि अब रिकवरी होगी, और प्रॉफिट दिखता है तो हड़फड़ाने लग जाते हैं कि बुक कर लूँ 1000 रुपये 2000 रुपये। वैसे नहीं करना है। अगर कोई पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आ गई उसको चलने दो लॉन्ग टर्म के लिए, बार बार इधर उधर फुदकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टॉक अच्छा मिल गया है, तुमने उसमें पैसा डाल दिया है, अच्छे लेवल पे आपको बाइंग मिल गई है और वो चल भी पड़ा है, जिस साइड आपको चाहिए था उसी डायरेक्शन में चल पड़ा है, चलने दो ना फिर उसको। क्यों वहाँ से बार बार पोजीशन एग्जिट करके भाग रहे हो, चलने दो। मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, निराश नहीं करेगा स्टॉक, आपको पैसे दे के जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम हो गया एंड टाटा स्टील हो गया, और हिंडाल्को में जो कोई मतलब 50-50 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल नहीं, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड ना होने का रीज़न ये कि 2 हाई लगे पड़े हैं और दूसरा हाई पिछले हाई से नीचे लगा हुआ है ना। और ये भी देखो, ये हाई इसने इतनी मुश्किल से तो निकाला था, वापस उसके नीचे आ गया, तो नहीं, ऊपर सस्टेन करना चाहिए था। इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसको छोड़ो। NMDC नहीं, NMDC भी ठीक नहीं है, छोड़ो इसको भी। हिंद कॉपर लिया जा सकता है। हिंद कॉपर हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जब हम बाकी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमें मिला था हिंद कॉपर, है ना, वही स्टॉक है। तभी ये ड्राइंग वगैरह लगी पड़ी है अभी तक। तो हिंद कॉपर तो हमें डबल कन्फर्मेशन दे रहा है, मेटल सेक्टर भी बुलिश है और वैसे भी कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है हिंद कॉपर में। वेलकॉर्प में बात करूँगा, काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। JSL इसको लिया जा सकता है, पहली बाइंग दे रहा है ये, देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया, एक बार भी 200 EMA के पास नहीं आया, अब आया है, परफेक्ट हैमर दे रहा है, दोबारा रैली करने के लिए तैयार। ये भी डिस्कस कर लिया है क्या, शायद हमने किया है, नहीं मुझे याद नहीं है, बट ये भी आप नोट कर लो। JSL भी इन स्टॉक्स का मतलब इनका मुझे एक ही कमी लगती है इन स्टॉक्स में, क्योंकि देखो 100 रुपये से रैली करके आया है, ऑलरेडी 700 हो चुका है, 7 गुना हो चुका है, तो लेट है। मतलब देखा जाए तो रिटर्न यहाँ से भी दे देगा 20% 30% की दे सकता है, हो सकता है 700 वाला 1400 भी हो जाए, है ना। बट एक देखो ना, एक 7 गुना और एक डबल, बहुत फ़र्क होता है। तो कोशिश करो कि जो स्टॉक आपको पहली बाइंग दे रहा है उसके अंदर घुसने की कोशिश करो, और जो थोड़ी ही रैली करने के बाद आपको बाइंग दे रहा है, जैसे थोड़ा निकला है उसके बाद बाइंग दे रहा है, उस स्टॉक को उठाओ। जो ऑलरेडी 7-8 गुना होने के बाद बाइंग दे रहा है उसके अंदर कर सकते हो बाइंग, बट थोड़ा पैसा डालो, ज़्यादा पैसा वहाँ डालो जो स्टॉक आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई यार, 40 मिनट के पास पहुंच चुकी है। मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूं क्लोज़। अगर आप भी चाहते हो कि इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू आते रहे जिसमें सीखने को काफ़ी चीज़ें मिले, सारे मेंबर एक लाइक करके जाओ, एक अच्छा सा कमेंट करके जाओ। और वो पैनिक वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो बड़े प्लेयर का कॉन्सेप्ट है कि जब भी उसको पोजीशन डालनी होती है। अब जैसे सैटरडे को न्यूज़ आई थी कि फॉरेन की तरफ से बहुत मोटा पैसा इंडिया में आया है, वो
इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अब काफ़ी मेंबर सोच रहे हैं कि इंडियन मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट होगा तो इंडियन मार्केट सूटअप करेगी। एक चीज़ याद रखना, वो पैसा टॉप पे इन्वेस्ट नहीं होगा। वो लोग पागल नहीं बैठे हैं, उनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, वो पागल नहीं है इतने महंगे बाय करेंगे। वो तुम्हें यहाँ से एक अच्छा डिप दिखाएंगे, ऐसा डिप कि तुम्हारी साइकोलॉजी बदल जाएगी, तुम्हें बाय करने में डर लगने लग जाएगा। इस तरह का माहौल बन जाएगा ना, उस टाइम वो अपना पैसा डालेंगे, वो अभी पैसा नहीं डालेंगे अपना। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा यार, अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 2-2 घंटे की वीडियो बना नहीं सकते। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज़। और अगर कोई मेंबर ऐसा है जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है लाइफ टाइम के लिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, जहाँ पे इंटरडे ट्रेड भी आते हैं, मतलब इंटरडे स्टॉक्स के ट्रेड, ऑप्शन के ट्रेड, इंडेक्स के ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड भी, ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ जिनके अंदर हमारी बाइंग बन रही है, जैसे आज हमने टाटा पावर और रिलायंस बाई किया, मैंने आपको कब बताया, शाम को, वो भी वीडियो बनाई तब। अगर वीडियो ना बनाता तो आपको पता ही नहीं चलता। बट अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो तो आपको सारे ट्रेड इमीडिएटली प्रोवाइड किए जाएंगे कि स्टॉक में एंट्री बन रही है, ये टारगेट एसएल, सारी चीज़ें ना। हमारे पास कंपनी की तरफ से भी ट्रेड आते हैं, थोड़े बहुत ट्रेड हम भी देते हैं। तो अगर कोई मेंबर इंटरेस्टेड है उसमें ज्वाइन होने के लिए, नीचे दिए गए नंबर पे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ्री है बिल्कुल, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। एंड एक आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इसके लिए IIFL ब्रोकर में, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को पहले मुझसे बात करनी है तो वो कॉल करके मुझसे बात कर सकता है। एंड अगर किसी को डायरेक्ट ज्वाइन होना है तो वो लिंक पे टैप करो, अपना अकाउंट बनाओ, जैसे ही अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा मुझे कॉल करो, आपको ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। उसमें आपको ट्रेड भी फ्री मिलेंगे, इन फ्यूचर कोई कोर्स आता है तो वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। एंड उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एक लाइक दोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड एक अच्छा सा कमेंट भी करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। थैंक यू।